माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका नोटबुक का इस संस्थान में। आज हम लोग की ज्योग्राफी की तीसरी क्लास चलेगी। पहले दो क्लास में हम लोगों ने ज्योग्राफी के जितने भी फैक्ट्स थे उनके बारे में हमने अध्ययन किया था। पहली क्लास में संपूर्ण फैक्ट जो ज्योग्राफी से रिलेटेड थे वो मैंने आपको बताया था। दूसरी क्लास में हम लोग फिजिकल ज्योग्राफी स्टार्ट किए थे, उसमें जो भी ब्रह्मांड से रिलेटेड, ग्रह उपग्रह से रिलेटेड जो भी फैक्ट थे वो मैंने आपको बताया था। आज हम लोग तीसरी क्लास में अपने पृथ्वी के बारे में संपूर्ण जानकारी बताएंगे कि पृथ्वी की जो गति है, घूर्णन गति, परिक्रमण गति, ठीक है, ये हम लोग बताएंगे। ज्वार भाटा वगैरह कैसे आता है, इसके जो फैक्ट्स है उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। पहले हम जानेंगे पृथ्वी की जो गतियां हैं। पृथ्वी की मुख्यतः दो गतियां हैं, घूर्णन गति और परिक्रमण गति। घूर्णन गति और परिक्रमण गति में क्या अंतर है? घूर्णन गति वह है जब पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर घूमती है, मतलब जो पृथ्वी है यहाँ हम देखेंगे जो पृथ्वी है ये हमारा अर्थ है, ठीक है, ये हमारा सन है। पृथ्वी जो अपने अक्ष, मतलब इस पेरीफेरा में अपने अक्ष पर जब घूमती है तो इसको हम लोग घूर्णन गति कहते हैं। और परिक्रमण गति क्या होता है? परिक्रमण गति में हम देखते हैं जब पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, ये जब सूर्य का चक्कर लगाती है उसको क्या कहते हैं हम लोग? परिक्रमण गति कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अब हम लोग देखेंगे जो पृथ्वी की घूर्णन गति होती है, घूर्णन गति के कारण क्या क्या इफेक्ट पड़ते हैं, ठीक है। पृथ्वी पर इससे घूर्णन गति के कारण क्या इफेक्ट पड़ते हैं, क्या क्या चीजें होती हैं, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। पहले तो हम जानेंगे जो पृथ्वी होती है, पृथ्वी हमारी जो है वो पश्चिम से पूर्व की तरफ चक्कर लगाती है, अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में पूछा जाता है कि पृथ्वी किस तरफ से किस तरफ घूमती है, तो पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है, ये ध्यान रखिएगा। इस घूर्णन गति से क्या क्या होता है? घूर्णन गति से दिन और रात होता है। दिन और रात कैसे होता है? जब घूर्णन के कारण, जब पृथ्वी अब से अपने अक्ष पे घूमती है, घूर्णन के कारण क्या होता है, जिधर सन की लाइट पड़ती है, सन रेज जिधर पड़ती है, मतलब इधर पड़ रही तो इधर दिन होगा, इधर शैडो है, इधर पड़ नहीं रहा तो इधर क्या है, रात होगी। तो ये घूर्णन गति के कारण क्या होता है, दिन और रात होता है। इससे अक्षांश और देशांतर डिसाइड होता है, निर्धारित होता है। घूर्णन गति के कारण ही अक्षांश और देशांतर क्या होता है, निर्धारित होता है। तीसरा फैक्ट हम देखेंगे, इसके कारण क्या होता है, घूर्णन गति के कारण क्या होता है, कोरियालिस बल की उत्पत्ति होती है। पृथ्वी के अंदर क्या होता है, कोरियालिस बल की उत्पत्ति होती है। इस बल का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है पृथ्वी के विभिन्न घटनाक्रम में। अब कोरियालिस बल का प्रभाव क्या होता है? कोरियालिस बल से क्या होता है कि पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में तथा दक्षिणी गोलार्ध में कुछ बदलाव जो आते हैं उसका प्रभाव कोरियालिस बल के कारण पड़ता है। जैसे कि उत्तरी गोलार्ध में जल और पवन जो होता है उसकी जो दिशा होती है वो दाईं ओर, और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर स्वतः ही मुड़ जाती है। किसके कारण ये प्रभाव पड़ता है? कोरियालिस बल के कारण पड़ता है, ठीक है। तो कोरियालिस बल का क्या इफेक्ट पड़ता है कि जो उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव में है उसमें जो हवाएं और जल हैं, पवन जो है उसकी जो दिशा होती है वो उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर स्वतः ही मुड़ जाती है। जैसे कि ये अपना अर्थ है, ये हमारी अर्थ है। तो इसमें क्या होता है, जो जल और हवाएं हैं तो उत्तरी गोलार्ध में इधर दाई की तरफ मुड़ जाती है, दक्षिण गोलार्ध में क्या होता है, बाई की तरफ मुड़ जाती है। तो ये हमें, ये किसके कारण होता है? कोरियालिस बल के कारण होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे इसके घूर्णन गति के कारण ही क्या होता है कि जो महासागरों में ज्वार भाटा जैसा समुद्री जो अब घटनाएं होती हैं, ज्वार भाटा होता है, वो किसके कारण होता है? घूर्णन गति के कारण ही
ज्वार भाटा भी आता है। तो इसका हम लोग विशेष ध्यान रखेंगे। ये सब एग्जाम में पूछे जाते हैं कि घूर्णन गति के कारण या परिक्रमण गति के कारण क्या क्या पृथ्वी पे इफेक्ट पड़ता है, उसको हम लोग देखेंगे। अगला हम देखेंगे परिक्रमण गति। परिक्रमण जो गति है उसके कारण क्या क्या प्रभाव पड़ता है। पहले परिक्रमण गति तो हमने आपको बता दिया कि जब पृथ्वी जो है, ये हमारी अर्थ हो गई, पृथ्वी जब सूर्य का अंडाकार, ये इस क्षेत्र में ऐसे अंडाकार स्वरूप में जब घूमती है सूर्य के चारों तरफ, पृथ्वी जब अंडाकार स्वरूप में सूर्य के चारों तरफ घूमती है तो इसको क्या कहते हैं, परिक्रमण गति कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, परिक्रमण गति कहते हैं। अब इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि परिक्रमण गति, एक चक्कर सूर्य का लगाने में कितना समय लगता है। तो 335 दिन और 365 दिन 6 घंटे लगता है। सॉरी, 365 दिन 6 घंटे एक परिक्रमण करने में लगता है। इससे क्या होता है कि जो जो सूर्य की रेखाएं हैं, जो सूर्य का किरण है वो पृथ्वी पर तिरछा पड़ता है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी अंडाकार स्वरूप में सूर्य का चक्कर लगाती है, तो जो सूर्य की जो किरणें हैं वो तिरछी पड़ती हैं सूर्य पे। इसी से क्या होता है, जो वर्ष का निर्धारण होता है, सूर्य की जो किरणें होती हैं वो सीधा और तिरछापन किससे डिसाइड होता है, परिक्रमण गति से डिसाइड होता है। मान लीजिए पृथ्वी यहाँ आ गई तो सीधा पड़ रहा है, यहाँ है तो तिरछा है, यहाँ है तो सीधा है, तो ये परिक्रमण गति के कारण होता है। वर्ष की अवधि का निर्धारण किससे होता है, परिक्रमण गति के कारण ही होता है। जैसे हमारे यहाँ वर्ष का जो दिन है वो 365 दिन है, और 365 दिन 6 घंटे पृथ्वी को लगते हैं एक परिक्रमण करने में। तो वर्ष का जो निर्धारण होता है वो परिक्रमण गति का कारण ही होता है। इसके अलावा कर्क रेखा और जो मकर रेखा है उसका निर्धारण भी किसके कारण होता है, परिक्रमण गति के कारण होता है। ये सब क्वेश्चन जो है बहुत पूछे जाते हैं ROR में, तो इसका आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा जो ध्रुवों पर 6 महीने का दिन और रात होता है, ध्रुवों पर भी जो 6 मंथ का नाइट एंड डे, रात और दिन होता है, वो भी किसके कारण होता है, परिक्रमण गति के कारण होता है। साथ ही साथ जो धरातल पर तापमान में भिन्नता पाया जाता है, धरातल पर जो है जो तापमान में, टेम्परेचर में डिफरेंस पाया जाता है, तापमान में भिन्नता पाया जाता है, वो किसके कारण होता है, परिक्रमण गति के कारण ही होता है। इसके अलावा जो जलवायु कटिबंध होता है, जो विभिन्न जलवायु कटिबंध है, उसका निर्धारण भी किसके कारण होता है, परिक्रमण गति के कारण होता है। जैसे शीत जलवायु हुआ, गर्म जलवायु हुई, ये सब जो जलवायु कटिबंध है उसका निर्धारण किसके कारण होता है, परिक्रमण गति के कारण होता है। साथ ही साथ जो दिन रात छोटा और बड़ा होता है वो किसके कारण होता है, परिक्रमण गति के कारण होता है। जैसे कि सूर्य से जितना नजदीक पृथ्वी रहेगी तो दिन बड़ा होगा, सूर्य से अगर दूर होती है पृथ्वी तो रात बड़ी होगी, दिन छोटा हो जाएगा। तो इसका डिसीजन किससे होता है, परिक्रमण गति से ही होता है। आगे हम देखेंगे ऋतुओं का जो परिवर्तन होता है वो किसके कारण होता है, वो भी परिक्रमण गति के कारण होता है। आगे हम देखेंगे नक्षत्र दिवस क्या होता है। नक्षत्र दिवस, नक्षत्र दिवस क्या होता है, मध्यांतर रेखा के ऊपर किसी निश्चित नक्षत्र के उत्तरोत्तर 2 बार गुजरने की अवधि को क्या कहते हैं, नक्षत्र दिवस कहते हैं। नक्षत्र दिवस कहते हैं मध्यांतर रेखा के ऊपर किसी निश्चित नक्षत्र के उत्तरोत्तर 2 बार गुजरने की अवधि को क्या कहते हैं, नक्षत्र दिवस कहते हैं। सौर दिवस क्या होता है हम जानेंगे। सौर दिवस क्या होता है, पृथ्वी द्वारा जो सूर्य का परिक्रमण किया जाता है तो वह दिनों में किया जाता है। जैसे 365 दिन 6 घंटे में वो पूर्ण करती है, इसी को क्या कहते हैं, इसी को सौर दिवस कहते हैं। अब हम जानेंगे उपसौर और अपसौर, ये दोनों क्या है, उपसौर और अपसौर क्या है और ये कब होता है। पृथ्वी जब सूर्य के अत्यधिक नजदीक होती है, अत्यधिक पास में होता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उपसौर कहते हैं। पृथ्वी जब सूर्य के अत्यधिक नजदीक होती है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उपसौर कहते हैं। और ये घटना कब होती है, यह घटना होती है 3 जनवरी को। ठीक है, इस समय क्या होता है, सूर्य मकर रेखा पर होता है। ये ध्यान रखिएगा, इस समय सूर्य क्या होता है, मकर रेखा पे होता है। ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। 3 जनवरी को सूर्य सबसे नजदीक होता है पृथ्वी के, उपसौर की घटना होती है और मकर रेखा पर सूर्य होता है। अब हम लोग अपसौर देखेंगे। अपसौर की प्रक्रिया क्या है, जब पृथ्वी सूर्य से
अत्यधिक दूरी पर अवस्थित होती है, अधिकतम दूरी पर होती है। अधिकतम दूरी पर जब पृथ्वी होती है तो उस घटना को कहते हैं अपसौर। यह कब होता है? यह होता है 4 जुलाई को। इस समय क्या होता है? पृथ्वी, सूर्य जो है वो कर्क रेखा पर अवस्थित होता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि अपसौर में कर्क रेखा पर सूर्य रहता है, उपसौर में मकर रेखा पर रहता है। 3 जनवरी को एक घटना होती है जो उपसौर कहते हैं, और 4 जुलाई की जो घटना होती है उसको अपसौर कहते हैं। साथ ही साथ हम जानेंगे पृथ्वी अपने अक्ष पर 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। इससे भी कई सारे इफेक्ट पड़ते हैं, ये भी हम लोग देखेंगे। अब हम देखेंगे जो पृथ्वी की दिन रात की अवस्थिति है, दिन रात की जो अवधि है वो कैसे है, क्या है, हम लोग देखेंगे। 21 जून को क्या होता है? ग्रीष्म अयनांत होता है, ठीक है, इसको कर्क संक्रांति कहते हैं। और 22 दिसंबर को क्या होता है? शीत अयनांत होता है। ये हम लोग ध्यान देंगे, ठीक है। ग्रीष्म अयनांत को क्या होता है? जो ग्रीष्म अयनांत होता है इसमें क्या होता है? दिन सबसे बड़ा होता है। दिन सबसे बड़ा होता है। ग्रीष्म अयनांत को क्या होता है? दिन सबसे बड़ा होता है। यह घटना कब होती है? 21 जून को होती है, ठीक है। दिन बड़ा होता है, रात छोटी होती है। ये कब होता है? 21 जून को होता है। 22 दिसंबर को क्या होता है? शीत अयनांत होता है। इस समय क्या होता है कि जो सूर्य होता है वो मकर रेखा पर अवस्थित होता है, सीधा चमकता है, इसलिए इसको मकर संक्रांति भी कहा जाता है। इस समय भी बड़ा दिन और छोटी रात होती है। तो 2 दिन ऐसा होता है, 21 जून और 22 दिसंबर। ये हमेशा क्वेश्चन में पूछा जाता है कि कब जो है सूर्य जब जो दिन होता है वो सबसे बड़ा दिन किस दिन होता है? तो 21 जून और 22 दिसंबर। ये याद रखिएगा कि एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, ठीक है। शीत अयनांत को मकर संक्रांति भी कहते हैं, क्योंकि मकर रेखा पर इस समय जो सूर्य की किरणें होती है वो सीधी पड़ती है, इसलिए इसको मकर संक्रांति भी कहते हैं। अब हम लोग जानेंगे विषुव के बारे में। विषुव के बारे में हम लोग थोड़ा जानेंगे, विषुव यानी विषुवत के बारे में जानेंगे। विषुव की स्थिति क्या होती है? 21 मार्च और 23 दिसंबर को। इस समय क्या होता है? सूर्य जो होता है विषुवत रेखा पर सीधा चमकता है, इसलिए इसको विषुव कहा जाता है। 21 मार्च और 23 दिसंबर को सूर्य जो है सीधा चमकता है, किस पे? विषुवत रेखा पे। और इसमें क्या कि लगभग समस्त अक्षांश पर सूर्य का प्रकाश प्राप्त करता है, मतलब कि समस्त अक्षांश पे सूर्य का प्रकाश पड़ता है। ये है आपकी विषुवत रेखा, विषुवत रेखा। ये कर्क रेखा है और ये है मकर रेखा। सूर्य की जो किरणें हैं वो इस समय यहाँ सीधा चमकती है, इस रेखा पर सीधा चमकती है, इसलिए इसको, ये कब होता है? 21 दिसंबर, 21 मार्च और 23 दिसंबर के दिन। इसमें सूर्य का जो प्रकाश होता है समस्त अक्षांश पर पड़ता है, समस्त अक्षांश पर पड़ता है। और इसकी इसकी वजह से क्या होता है? दिन और रात जो होता है बराबर होता है। 21 मार्च में 23 दिसंबर को क्या होता है? दिन और रात बराबर होता है। 21 मार्च को जो है, 21 मार्च को बसंत विषुव बोला जाता है और 23 सितंबर को शरद विषुव बोला जाता है। ये ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है। इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग, ये 23 दिसंबर नहीं 23 सितंबर है, इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। 21 मार्च को क्या होता है? बसंत विषुव होता है। 23 सितंबर को क्या होता है? शरद विषुव होता है। अब हम लोग जानेंगे सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के फैक्ट के बारे में। सूर्य ग्रहण
और चंद्र ग्रहण के फैक्ट के बारे में हम लोग जानेंगे। सूर्य ग्रहण कब लगता है, कैसे लगता है, चंद्र ग्रहण कब लगता है, कैसे लगता है, इसके जो विभिन्न फैक्ट हैं वो हम लोग जानेंगे। अब हम लोग देखेंगे सूर्य ग्रहण कब आता है। सूर्य ग्रहण कब आता है? इसमें क्या होता है, जब सूर्य जो होता है, ये हमारी पृथ्वी हो गई, ये अर्थ हो गया, ये मून हो गया, मून हो गया, ये हमारी अर्थ हो गई, और ये सन हो गया। जब ये स्थिति होती है, मतलब जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है, मतलब जो सूर्य का प्रकाश है वो पृथ्वी पर नहीं पड़ता है या बहुत कम पड़ता है। सूर्य का प्रकाश ऐसे निकल जाता है, चंद्रमा पर पड़ता है, पृथ्वी पर नहीं पड़ता है, तो इस स्थिति को हम लोग सूर्य ग्रहण कहते हैं, सूर्य ग्रहण कहते हैं। ठीक है। चंद्र ग्रहण कब आता है? चंद्र ग्रहण की स्थिति में क्या होगा? चंद्र ग्रहण की स्थिति हम लोग देखेंगे, ये हमारा सन हो गया, ये हमारा अर्थ हो गया, ये मून हो गया। इसमें क्या होगा, जो सूर्य का प्रकाश है वो चंद्रमा तक नहीं पहुंचता है, मतलब सूर्य और चंद्रमा के बीच में जब पृथ्वी आ जाती है तो वो स्थिति होती है चंद्र ग्रहण की होती है। हम लोग थोड़ा सा फैक्ट जान लेते हैं चंद्र ग्रहण के बारे में और सूर्य ग्रहण के बारे में। चंद्र ग्रहण जो होता है हमेशा पूर्णिमा की रात को ही होता है, और सूर्य ग्रहण जो होता है वो हमेशा अमावस्या की रात को होता है। तो ये फैक्ट हम लोग नोट कर लेंगे, ये आपको उलझा सकता है कि अमावस्या को क्या होता है और पूर्णिमा को क्या होता है। और साथ ही साथ ये हम लोग जानेंगे एक वर्ष में कितना अधिकतम चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण आता है। तो एक वर्ष में 7 चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण आते हैं, इससे ज्यादा नहीं आता, मैक्सिमम 7 आते हैं। अब ये तो हमने बता दिया कि चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन और सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन होता है। तो जरूरी तो नहीं है कि हर चंद्र ग्रहण और हर पूर्णिमा और हर अमावस्या को चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण लगे ही। तो प्रत्येक अमावस्या और पूर्णिमा को सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण नहीं होता है। उसका कारण क्या है? उसका कारण है कि चंद्रमा जो है, चंद्रमा अपने अपने अक्ष पर 5 डिग्री झुका हुआ है। चंद्रमा जो अपने अक्ष पर क्या है, 5 डिग्री झुका हुआ है। जब चंद्रमा और सूर्य और पृथ्वी एक ही बिंदु पर परिक्रमण पथ में पहुंचते हैं तो उस समय चंद्रमा अपने अच्छी झुकाव के कारण थोड़ा आगे निकल जाता है। मतलब ये होता है जब सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा, मतलब कि ये सन हो गया आपका, ये पृथ्वी हो गई और ये मून हो गया, चंद्रमा हो गया। ठीक है। तो ये एक दूसरे का परिक्रमण हमेशा करते रहते हैं। पृथ्वी जो है वो सूर्य का परिक्रमण करती है, मून जो है वो अर्थ का परिक्रमण करती है। तो उस स्थिति में होता क्या है, एक दूसरे का परिक्रमण करते करते जो चंद्रमा है वो 5 डिग्री झुका हुआ है, 5 डिग्री जो है वो झुका हुआ है। तो वो क्या करता है, तो वो थोड़ा आगे निकल जाता है पृथ्वी से, जिसकी वजह से क्या होता है कि हर अमावस्या और पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण नहीं लगता है। तो इसका हम लोग ध्यान रखेंगे। थोड़ा हम लोग सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में एक फैक्ट भी देख लेते हैं कि सूर्य ग्रहण जब लगता है, सूर्य ग्रहण के समय बड़ी मात्रा में परावैंगनी किरणें उत्सर्जित होती हैं, यानी बड़ी मात्रा में परावैंगनी किरणें निकलती हैं। तो इस समय हम लोग सूर्य ग्रहण को नंगी आंखों से नहीं देखना चाहिए, नंगी आंखों से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि फिर आपको आंखों से संबंधित बीमारियां हो सकती हैं। इसलिए कहा जाता है कि सूर्य ग्रहण के समय बाहर मत निकलिए, क्योंकि परावैंगनी किरणें की बड़ी मात्रा में उत्सर्जित होती हैं। और जब पूर्ण सूर्य ग्रहण लगता है, जब पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है तो उसमें एक हीरक वलय बन जाता है, हीरक वलय बन जाता है। मतलब सिर्फ पूरा ये डार्क रहेगा या अंधेरा रहेगा, सिर्फ इतना ही भाग चमकता है, तो इसको हीरक वलय कहते हैं या डायमंड रिंग्स कहते हैं। ये इतना पूरा भाग जो है वो अंधेरा हो जाता है, ये इसको डायमंड रिंग कहते हैं या हीरक वलय कहते हैं।
अब हम लोग देखेंगे ज्वार भाटा। ज्वार भाटा के बारे में हम लोग फैक्ट जानेंगे कि ज्वार भाटा क्यों आता है, कैसे आता है, ये हम लोग देखेंगे। ज्वार भाटा किसकी वजह से आता है? सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण के कारण आता है। जब सूर्य और चंद्रमा का आकर्षण जो है पृथ्वी पर लगता है तो ज्वार भाटा आता है। ये हमारी अर्थ हो गई, ये मून हो गया, ये सन हो गया। तीनों का ही जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो लगता है, आकर्षण जो बल है वो लगता है, दोनों का जो पृथ्वी पर लगता है। तो पृथ्वी पे क्या है? पृथ्वी पे महासागर है, जल है, तो ये उठते और गिरते हैं। इसी की वजह से क्या होता है? ज्वार भाटा की स्थिति आती है। और एक फैक्ट हम लोग जानेंगे कि जो चंद्रमा है, चंद्रमा का जो है पृथ्वी पर आकर्षण बल है वो ज्यादा लगता है, क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी के ज्यादा नजदीक है और सूर्य जो है काफी दूर है, इसलिए सूर्य का जो प्रभाव है वो थोड़ा कम पड़ता है, चंद्रमा का प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ता है। और ज्वार भाटा जो होता है प्रत्येक स्थान पर, मतलब प्रत्येक स्थान पर 24 घंटे में सिर्फ 2 बार ज्वार और 2 बार भाटा आता है। 2 बार ज्वार आता है, 2 बार भाटा आता है प्रत्येक स्थान पे। ज्वार भाटा के बारे में हम लोग जानेंगे कि ज्वार भाटा 2 प्रकार का होता है। दो होता है, दीर्घ ज्वार और निम्न ज्वार। ज्वार भाटा 2 तरीके का आता है, दीर्घ ज्वार और निम्न ज्वार। दीर्घ ज्वार के बारे में हम लोग जानेंगे कि दीर्घ ज्वार कब आता है, उसकी कैसी स्थिति होती है कि दीर्घ ज्वार आता है। अगला हम देखेंगे निम्न ज्वार कब आता है। दीर्घ ज्वार में क्या होता है? सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा, यानी ये हमारा सन हो गया, ये हमारी पृथ्वी हो गई और ये हमारा चंद्रमा हो गया, मून हो गया, जब एक सीधी रेखा में होते हैं, सीधी, इसको कहते हैं सिजगी, इसकी सिजगी की स्थिति कहते हैं। सिजगी मतलब जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में होते हैं, तब उस समय दोनों का बल जो है, चंद्रमा और सूर्य का जो बल होता है वो पृथ्वी पर एक साथ लगता है, ज्यादा लगता है, जिसके कारण दीर्घ ज्वार उठता है। और यह स्थिति कब आती है? पूर्णिमा और अमावस्या के दिन आती है। निम्न ज्वार के मामले में क्या है? निम्न ज्वार के मामले में यह है, निम्न ज्वार जब सूर्य और पृथ्वी और चंद्रमा, ये पोजीशन थोड़ा चेंज होता रहता है। जब ये हमारी अर्थ हो गई, ये हमारा सन हो गया और ये हमारा मून हो गया, कि जब ये समकोण की स्थिति में होते हैं, जब समकोण की स्थिति में होते हैं तब उस समय दोनों का बल जो होता है वो बट जाता है, थोड़ा थोड़ा लगता है, इसलिए क्या होता है? उस समय निम्न ज्वार की स्थिति होती है, निम्न ज्वार आता है। और निम्न ज्वार कब आता है? निम्न ज्वार आता है कृष्ण या शुक्ल पक्ष के समय। ठीक है, ये ध्यान दीजिए, कृष्ण या शुक्ल पक्ष के सप्तमी या अष्टमी के दिन निम्न ज्वार हमेशा आता है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। अब हम लोग देखेंगे कि ज्वार और भाटा में पृथ्वी पर चंद्रमा के सम्मुख भाग पर चंद्रमा के आकर्षण के कारण ज्वार आता है। मतलब कि ज्वार भी 2 तरीके से आता है, जैसे कि मान लीजिए कि हमारा मून अर्थ हो गई, ये मून हो गया, यहाँ पे जो ज्वार आता है, यहाँ जो ज्वार आता है वो चंद्रमा के सम्मुख है, मतलब चंद्रमा के बराबर है, आगे है, इसकी वजह से चंद्रमा का जो बल लगता है उसकी वजह से यहाँ ज्वार आता है। लेकिन जस्ट इसके पृथ्वी सम्मुख के विपरीत भी यहाँ पे भी ज्वार आता है। यहाँ पे ज्वार किस वजह से आता है? यहाँ पे आता है पृथ्वी के अपकेंद्री बल की वजह से आता है। पृथ्वी के अपकेंद्री बल की वजह से इसके पीछे भी ज्वार आता है, इसको हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। ठीक है, इसकी वजह से पृथ्वी के पार्श्व भाग में भी ज्वार आता है। उपरोक्त जो बल है, मतलब चंद्रमा का बल और जो सूर्य का बल और जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, उसकी वजह से 12 घंटे में एक बार ज्वार आना चाहिए, हर 12 घंटे में एक बार ज्वार आना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि 26 मिनट की, हर 26 मिनट की देरी पे आता है। ऐसा क्यों नहीं होता? कि चंद्रमा भी पृथ्वी का घूर्णन कर रहा है, वो थोड़ा आगे निकल जाता है, इसलिए हर 26 मिनट की देरी पर आता है। हम लोग थोड़ा ज्वार भाटा के बारे में, फैक्ट के बारे में भी जान लें। सबसे ज्यादा जो ज्वार भाटा आता है वो कनाडा के न्यू ब्रंसविक में आता है। न्यू ब्रंसविक तथा
नोवा स्कोशिया में आता है। नोवा स्कोशिया न्यू ब्रांसविक में स्थित जो फंडी की खाड़ी है कनाडा में, यहाँ सबसे ज़्यादा ज्वार आता है और ज्वार की ऊंचाई सबसे ज़्यादा होती है, सर्वाधिक ऊंचाई होती है यहाँ पे कनाडा के न्यू ब्रांसविक के स्थित फंडी की खाड़ी में। ये कहाँ है हम लोग देखेंगे। ये हम लोग देखेंगे कहाँ आता है, तो ये आता है यहाँ पे, कनाडा की फंडी की खाड़ी यहाँ पे है। यहाँ पे दीर्घ ज्वार आता है, मतलब इसकी जो ज्वार की ऊंचाई होती है वो सबसे ज्यादा होती है। और भारत के गुजरात में के कच्छ में, ये गुजरात है भारत का, ठीक है, यहाँ पे इस पोजीशन पे भारत का ओखा क्षेत्र है, सॉरी, यहाँ पे गुजरात का ओखा है, ये गुजरात का ओखा क्षेत्र है। ये गुजरात का ओखा है। यहाँ पे जो ज्वार की ऊंचाई होती है सबसे निम्न होती है, 2.7 मीटर का होता है। तो सर्वाधिक जो ऊंचाई वाला ज्वार आता है वो फंडी की खाड़ी में आता है, और सबसे निम्न ज्वार जो आता है वो कहाँ आता है, गुजरात के ओखा में, ओखा तट पर आता है, 2.7 मीटर का होता है। साथ ही साथ हम लोग जानेंगे कि इंग्लैंड का जो साउथहैम्पटन है, इंग्लैंड का जो साउथहैम्पटन है, वहां दिन में 4 बार ज्वार आता है, ठीक है, सर्वाधिक बार ज्वार आता है, दिन में 4 बार आता है। 2 बार क्या होता है, इंग्लिश चैनल को पार करके आता है, और 2 बार उत्तरी सागर को पार करके आता है। तो ये ध्यान रखिएगा कब क्यों कैसे आता है, कि 2 बार इंग्लिश चैनल को पार करके आता है, 2 बार उत्तरी सागर से होकर विभिन्न अंतराल पर आता है। तो इसमें क्या क्या फैक्ट थे, हम लोग देखा कि सर्वाधिक ऊंचाई वाला जो ज्वार आता है वो आता है कनाडा के ब्रांसविक में स्थित जो फंडी की खाड़ी है उसमें आता है। सर्वाधिक कम जो निम्न ज्वार आता है वो कहाँ आता है, जिसकी ऊंचाई कम होती है, वो आता है भारत के ओखा तट। ओखा तट कहाँ है, गुजरात में है, इसकी ऊंचाई जो होती है 2.7 मीटर है। साथ ही साथ हम लोग देखेंगे कि सर्वाधिक बार ज्वालामुखी ज्वार भाटा कहाँ आता है, ज्वार कहाँ आता है, वो आता है इंग्लैंड के साउथहैम्पटन में आता है, 4 बार आता है, 2 बार इंग्लिश चैनल को पार के, और 2 बार आता है उत्तरी सागर से पार करके आता है। तो आज की जो ज्योग्राफी की हमारी तीसरी क्लास थी वो यहीं पर समाप्त होती है। तो हम लोग अगले वीडियो में ज्योग्राफी की चौथी क्लास में उसके आगे की चीज़ें पढ़ेंगे, पर्वत पठार मैदान वगैरह के बारे में जो फैक्ट है वो पढ़ेंगे, ठीक है। आज का वीडियो हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। और साथ ही साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि आप लोग हमारे नोटबुक का जो करंट अफेयर का सीरीज चल रहा है वो हमेशा फॉलो करते रहिए, वीडियो फॉलो करते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। और साथ ही साथ हम जो इतना महत्वपूर्ण क्रैश कोर्स चला रहे हैं उसको पढ़िए, हमारा टेस्ट सीरीज दीजिए। हमने पहले भी बताया था आर ओ एरो का हम लोग टेस्ट सीरीज चला रहे हैं, उसको ज्वाइन करिए, उसको टेस्ट दीजिए। और साथ ही साथ हमारा जो संपूर्ण पाठ्यक्रम चल रहा है आर ओ एरो का जो क्रैश कोर्स चल रहा है उसको अच्छे से पढ़िए। आज के लिए हम यही वीडियो समाप्त करते हैं। नोटबुक फैमिली की तरफ से आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।